अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस लगाते हैं। अभी तक क्या था कि चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम सॉल्व करते थे, निकालते थे, बट अब हम चाहते हैं कि ठीक है, हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, मतलब हमें कोई एक एंगल हमें पता है, हमें बताया गया है, और हम चाहते हैं कि इसके आगे कोई वैल्यू अगर मुझे निकालनी, जैसे ये कोई एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, उसे प्रूफ करना हो, उनकी क्वेश्चन निकालना हो। एक बात मैं बता दूं कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा पहले से डरा दिया जाता है और कई बार हम खुद से भी डर जाते हैं। जब हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है मेरे साथ, सो दैट, प्रूव दैट, ये वर्ड देखते ही काफ़ी सारे बच्चे जब शुरू से मैथ लगाते हैं और उनके सबसे ज़्यादा उनके अंदर डर आ जाता है, सर सो दैट कैसे हो पाएगा सर। और ये याद रखना सबसे सिंपल काम है। सिंपल क्यों है यार, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जहाँ सो दैट का, जहाँ प्रूव दैट का, एक बात बताओ, तुम्हें रिजल्ट पता है, तुम्हें वहाँ जाना है, मतलब मुझे एक बात बता दो कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मुझे बनारस में लंका जाना है, किसी ने कह दिया भाई, और मुझे लंका पता है, मुझे बता रहा है कि तुम्हें ये चीज़ लंका पे ही मिलेगी, ठीक है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मुझे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें लंका जाना और ये चीज़ लंका पे ही मिलेगी, और लंका का रास्ता मुझे पता है, मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा। मुझे पता है कि वैल्यू 0 आएगी, तो क्या दिक्कत है, घुमा फिरा के लाते हैं ना, किसी तरह लाते हैं। मैथ में तो तरीके अपने अपने हैं, जैसे भी लेकर आना लेकर आओ, ठीक है। तो रिजल्ट पता है, मतलब प्रूव दैट और सो दैट देता है, तुम्हारा रिजल्ट पता है। अब सोचो मैं कहूँ 4+3 कितना होता है, क्या रिजल्ट पता है, नहीं पता। 4+3 का रिजल्ट मुझे नहीं पता, अब वो तो हम ऐड करेंगे तब तो पता चलेगा ना, 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ तो ऑलरेडी कह रहा है, और मैं कह दूँ कि 4+3 का रिजल्ट 7 आएगा, तो मैं निकालने में पता है कि बस किसी तरह घुमा फिरा के 7 लाना है, क्योंकि ये तो पता है ना। तो यही बात है, क्या क्वेश्चन भी दिया है, रिजल्ट भी दिया है, तो क्वेश्चन के को ऐसे सॉल्व करना है कि 0 आ जाए, तो क्यों नहीं कर सकता। तो हमेशा याद रखना कि प्रूफ दैट और सो दैट अगर दिया है, तो एक बात मेरी अपनी गांठ बांध लो कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पता है। अब मुझे किसी भी तरह से रिजल्ट निकालना है, जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन यही क्वेश्चन तुम्हें सबसे आसान लगेगा, और मुझे याद करोगे कि सर आपने तो कहा था, सच में सही हो गया। चलो बातें कम करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हम हमें एक सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एंगल बी लेते हैं, सी लेते हैं एंड ए ले लेते हैं, और इसे हम दिखाते हैं अल्फ़ा। ओके, ये एंगल मैंने यहाँ से अल्फ़ा ले लिया कि मुझे ये एंगल, ये मेरा अल्फ़ा है, ठीक है। अब साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, ये आपको गिवन है। ओके, साइन इक्वल टू 1/2 गिवन है, इसका मतलब P/H। एक्चुअल में आपको क्या गिवन है, P/H, ये गिवन है। सो अल्फ़ा के सामने ये वाला साइड जो होगा, एंगल के सामने ये क्या होगा, P। ये जो 90 के सामने वाला होगा वो होगा हाइपोटेनस H, और ये जो नीचे बना है वो होगा बेस, ठीक। P की वैल्यू, P के सामने से चेक करो 1 होगा, H के बगल में चेक करो 2 होगा इसके सामने, ठीक है। अब बात होती है, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या निकालना है, कॉस, मुझे दोनों जगह पे कॉस पता करना है। अगर मुझे इन दोनों का कॉस पता चल जाए, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग कॉस नहीं, कॉस एक ही होगा, कॉस अल्फ़ा एक ही होगा। तो कॉस अल्फ़ा अगर मुझे पता चल जाए, मेरा काम हो सकता है। तो कॉस अल्फ़ा के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, B/H। चलो ठीक है, एच तो पता है, बी नहीं पता, बी नहीं पता, देन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम आते हैं बाबा पाइथागोरस के पास और कहते हैं बाबा पाइथागोरस प्लीज़ हेल्प मी। ओके, सो बाबा पाइथागोरस ने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम आज आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट तक पहुंचा देता हूं। तो बाबा पाइथागोरस पे मैंने फटाफट क्या किया, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू नहीं पता, मैंने बी छोड़ा, एच स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो 2 रखा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करने का कोई मतलब बनता है। ओके, सो बी इक्वल टू √3, बी इक्वल टू √3। सो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो कितने आ रही है, मतलब बेस जो है वो आ रहा है √3। सो यहाँ पे क्या होगा, √3/1, √3/1 भाई, बी की वैल्यू सॉरी 2, ओके, √3/2।
तो √3/2, b की वैल्यू √3 एंड h इक्वल टू 2. ओके, सो cos अल्फा इक्वल टू b/h. अब बात करते हैं कि यहाँ तो ठीक है, आ गया. अब आते हैं क्वेश्चन पे. ये तो था cos की वैल्यू, हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाला, पर एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? एक्चुअल में हमें तो ये निकालना है ना. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि LHS ये है, RHS ये है. तो LHS की वैल्यू लेते हैं, 0 पुट करना है हमें, 0 हमें लेकर आना है. सो 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा. सो 3 cos अल्फा, तो cos की वैल्यू है √3/2 माइनस 4. काफ़ी लोगों को मैंने बताया, पहले भी बताया कि cos क्यू अल्फ़ा का मतलब क्या है. cos क्यू अल्फ़ा का मतलब, cos क्यू अल्फ़ा का मतलब इक्वल टू cos अल्फ़ा का होल क्यूब होता है. ओके, सो इट मीन्स मुझे यहाँ पे cos रखना है. cos की वैल्यू है √3/2 का होल क्यूब. यहाँ पे क्या होगा, 3 √3/2 माइनस 4 इंटू √3 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर हम बात करें 3 √2 माइनस तो मुझे पता है कि 4 से ये जो 4 है इससे ये दोनों कट जाएगा, या 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा और इस वाले से ये कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे 2. तो ये और इन दोनों को अगर हम देखें तो 2 √3 मिलते हैं तो क्या बनता है, 3 आता है. और यहाँ क्या आएगा, √3/2. भाई इन दोनों का अगर हम पेयर बनाएं तो √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3. ये अभी भी मैंने बताया था, ठीक है. सो 3 √3. अब बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? ये कैलकुलेट हुआ 3 और ये √3, तो यहाँ पे 3 √3/2 हो गया. दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू कितना आया, 0. सो ये क्या था, RHS. हैंस प्रूफ. ओके, सो आपके पास अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ये इसके 0 आपको प्रूफ करना है, देन बड़ा सिंपल सा फॉर्म था, मैंने सॉल्व किया. ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था इफ़ ट्रायंगल ABC. सो फर्स्टली जो वो कह रहा है हमें उस वर्ड के साथ ही चलना चाहिए, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. उसने कहा ट्रायंगल ABC, मैंने एक ट्रायंगल ABC मैंने बना लिया, ठीक है. ये मेरा एंगल 90 डिग्री है. अब मुझे नेम राइट करना है कि ABC वो होगा कहाँ. तो सबसे पहला काम अगर मुझे करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रायंगल ABC इट इज़ गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 90. याद रखिएगा यहाँ पे ये एक स्टार्ट लाइन है कि एंगल B इक्वल टू 90. मुझे क्वेश्चन के हिसाब से चलना है. सो क्वेश्चन ने कह दिया है कि एंगल B 90 होगा, तो एंगल B को हमें 90 पे ही रखना पड़ेगा. हम इधर उधर कहीं भी नहीं रख सकते, कहीं भी मना है वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते. सो एंगल B इक्वल टू 90, साथ ही A और C, A यहाँ पे C वहाँ पे, या C यहाँ पे A यहाँ पे C, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है करना क्या. ठीक है, मैंने एंगल लिया यहाँ पे, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल A है क्योंकि क्वेश्चन में A दिया हुआ है, मैंने A यहाँ रख लिया. मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा एंगल B लिखना. अगर मैं यहाँ पे एंगल A लेता हूँ तो मुझे बार बार P यहाँ लिखना पड़ेगा, B यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा होता है, बार बार घुमा कर कॉपी को देखना. ऐसे तो ये कॉपी मेरी है तो मैं चाहूँ जैसे भी घुमा लूँ, बट थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है. देन हम लोग कहते क्या है कि चलो ठीक है यार, जब तक वहाँ पे कोई कहता नहीं है तब तक हम नहीं करते, हम नीचे से ही काम चला देते हैं. ये मेरे लिए बेस बन गया और ये मेरे लिए परपेंडिकुलर बन गया और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया. ओके, सो इस क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं. फिर उसने एक चीज़ और कहा है, एंगल B इक्वल टू 90 पे वो रुका नहीं, उसने कहा AB इज टू AC इक्वल टू 1 इज टू √2. सो उसने रेशियो के फॉर्म में कोई वैल्यू देती है. रेशियो के फॉर्म में वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि आपको रेशियो में कभी भी वैल्यू दी हुई हो
इसका मतलब आपको बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिली हुई है, मतलब आप अननोन नहीं बैठे हुए, आपके पास अननोन क्वांटिटीज़ नहीं है, नोन क्वांटिटीज़ हैं। अब मुझे पता होना चाहिए कि वो ए बी कहाँ है, ए बी किसको कह रहा है, इस साइड को कह रहा है, ठीक है, ए बी ये साइड है, और ए सी क्या है, ए सी ए सी ये वाला साइड है, ठीक है, ए बी ये है और ए सी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी अपॉन ए सी राइट करूँ और उसे 1/√2 राइट करूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, ओके। अगर मैं ए बी इस टू ए सी 1/√2 अगर लिखा है उसे मैं ए बी अपॉन ए सी लिखूँ और इसे 1/√2 लिखूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आपको भी वो चीज़ मुझे पता है कि आपको समझ में आ रही है कि ए बी जो है वो बेस है और ये जो ए सी है वो हाइपोटेनस है। तो आपको 100% याद होना चाहिए कि B/H किसके लिए होता है, कॉस ए के लिए होता है, क्यों, है कि नहीं, ओके। चलो, मुझे कॉस से अभी कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी मैंने बताया कि एक अगर मैं ऐसा लिखूं तो मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। कॉस का मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको टू साइड तो पता है, टू साइड का मतलब b की वैल्यू 1 और h की वैल्यू √2, ये बात तो आपको पता है, जैसा कि हम पहले करते थे कि भाई बेस को 1 रखा और इसके सामने वाला √2 है तो √2 रख लिया। गलत है क्या, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। अब बाबा को याद करते हैं, बाबा पाइथागोरस, ठीक है, बाबा पाइथागोरस के पास जाती, उन्होंने कहा चल बच्चा मैं तुझे बताता हूँ कैसे करना है। तो मैं बार बार ना वो h² वाला मैं फिर से लिख लेता हूँ, ऐसे बार बार लिखना अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है, कई बार हम शॉर्ट में भी काम को कर सकते हैं। सो क्या होगा, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू वो है √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे p की वैल्यू पता नहीं तो p² छोड़ देते हैं, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। सो p² इक्वल टू, अगर हम p को यहीं छोड़ दें और 1 को इधर लेकर आएँ तो √2 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 - 1, तो यहाँ पे आएगा p², यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, और p² इक्वल टू 1, देन p इक्वल टू √1, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1, हमेशा नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं, देन क्या होगा 1, सो p इक्वल टू 1, एंड देन फाइंड करते हैं tan इक्वल टू p/b इक्वल टू 1/1, ओके, इट मीन्स tan की वैल्यू 1, सो 2 tan a, वैल्यू ऑफ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू वॉट, 2 इंटू tan की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि 1/1 इट मीन्स 1, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर, ओके, सो यहाँ भी 1, tan स्क्वायर ए का मतलब tan ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे आएगा 2, और ये होगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा 2/2, कटने पे वैल्यू 1, इट मीन्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ओके, दिस इज योर आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्टली यहाँ पे मुझे साइन को छोड़कर बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखना है, और साइन को हटा दें तो उसके बाद मुझे कॉस की वैल्यू छोड़कर मुझे किसी की भी वैल्यू नहीं पता है, भाई साइन है नहीं तो उसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साइन थीटा की कोई वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट कॉस की वैल्यू दी हुई हो और बाकी बचे हुए 6 रेशियोज अगर मुझे निकालने हो तभी हम हो सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इट मीन्स इस क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि अगर मुझे कोई कोसेक थीटा की वैल्यू बता दे, कोई tan की वैल्यू बता दे, कोई सेक की वैल्यू बता दे और कोई कॉट की वैल्यू मुझे बता दे थीटा के फॉर्म में, तो मैं बड़े आराम से फटाफट क्वेश्चन को कर लूँगा। तो इसके लिए मैं फिर से आपको याद दिलाऊँ कि आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है
और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और अदर निकालना है, तो बड़े आराम से फटाफट आप क्या करते हो कि एक ट्रायंगल बनाते हो, 90 बनाते हो, थीटा लेते हो और यहाँ ए लिखते हो, यहाँ बी लिखते हो और यहाँ सी लिखते हो। अदर कोई नेम चाहो वो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बार बार ए बी सी ही लिखना है। जो भी आपको पसंद है वहाँ पे वो आप राइट कर सकते हो। एंड देन कॉस थीटा की मैं बात करूँ, देन कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। इट मीन्स क्या होगा, b/h। अगर ये थीटा है तो ये होगा हमारा b और ये होगा हमारा h। इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3। जिसे नहीं आता वो फिर से बाबा को याद करेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं इस बार याद करने से पहले एक बात और बता दूं कि मुझे निकालना क्या है, थीटा के सामने वाला है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ लिख कर थक गया था, तो मैंने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, लिखना तो वही है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि भाई h² p² प्लस b² इक्वल टू, अगर h² होता है तो h² माइनस b² इक्वल टू p² नहीं हो सकता, तो मैंने p² ऐसे लिख लिया। और इसको भाई मुझे इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगी। ये चीज़ मैंने कर लिया, ये गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है 5 का होल स्क्वायर है, माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आएगा 16। देन p इक्वल टू √16। ओके, सो प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, माइनस तो हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको h इक्वल टू 5 पता है, b इक्वल टू 3 पता है और p इक्वल टू 4 पता है। इट मीन्स आप फटाफट इसकी वैल्यू को पुट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि सभी की वैल्यू फटाफट यहाँ निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सेक की वैल्यू की, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा h/b और ये होगा 5/3, क्योंकि इसका अपोजिट, इसको उठा के ऐसे घुमा दे तो यही होता है, तो यहाँ आएगा 5/3। अगर मैं बात करूँ कोसेक थीटा की, तो ये होता है h/p। तो h की वैल्यू जो है वो है 5 और p की वैल्यू है 4। अगर मैं बात करूँ tan थीटा की, तो ये जो वैल्यू है वो है p/b और ये किससे आएगा, आपके p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3। ओके, p की वैल्यू p/3, 4/3। आगे बढ़ते हैं। मुझे सेक पता चल गया, ये पता चल गया, अब बचा मेरा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3/4। अगर हम b की वैल्यू देख लें तो b की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4। ओके, सो ये वैल्यू गिवन थी, सेक की वैल्यू मैंने निकाल ली, कोसेक की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, टैन की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे कॉट की। आप देख लें ऊपर में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो सारी अब मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बस मुझे फटाफट क्या करना है, क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, फाइव कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू कोसेक की वैल्यू उठा के पुट करते हैं, कोसेक की वैल्यू थी 5/4 माइनस 4 टैन थीटा की वैल्यू थी इंटू 4/3 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू थी 5/3। ओके, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू थी 3/4। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो आएगा 25/4 माइनस यहाँ पे आएगा 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। अगर इस टर्म को मैं अगेन सॉल्व करूं तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि नीचे क्या आएगा, जो नीचे है उसमें आएगा
अगर इसे आप कैलकुलेट करना जानते हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर में आएगा 11/12 और नीचे आएगा 29/13, जिसे मैं कैलकुलेट करके अगर मैं लिखूं तो यहाँ आएगा 12/29। सो 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 11/29। ओके, अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल 11/29। ये आपका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में था कि अगर सपोज करो कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ऐसा कोई वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे करो? तो जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे ज़रूरी ये नहीं कि हर बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालें और तभी सॉल्व करें। कई बार हमें थोड़ा सा दिमाग अपना पहले से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग और दौड़ाना पड़ेगा कि कुछ और भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, P/H और साइड का बार बार यूज़ करके ये निकालने ज़्यादा कुछ और भी रिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं, उन रिलेशंस का हमें यूज़ करना होगा। जैसे एक रिलेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक रिलेशन पढ़ाया था कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। साइन कॉस अगर दिया हुआ है और मुझे टेन थीटा की से वैल्यू निकालने को मौका मिल रहा है, तो क्या हम कुछ ऐसा कुछ नया नहीं कर सकते जिससे कि वैल्यू हमारा आराम से सॉल्व हो पाए? इसके लिए हमने क्या किया कि अगर हम टेन थीटा को अगर हम ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर है क्योंकि ये पता है ना 3 tan थीटा, इसका मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या करेगा 4/3, मतलब कि इसको डिवाइड कर रहा है। पहली चीज़ तो ये हमें वैल्यू मिल गई कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 है। ठीक है, हम चाहें तो हम अभी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बनाएं फिर उसकी वैल्यू निकालें, फिर साइन की फिर कॉस की वैल्यू निकालें और पुट करें, ऐसे भी कर सकते हैं। बट कुछ कई बार क्या होता है कि कभी कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन का हम आंसर या जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा आसान तरीके से हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ओके, ये हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, थ्री sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर इन दोनों के इस ऊपर न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर, मतलब ये क्या है एक फ्रैक्शन जैसा है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ दोनों को, ठीक है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ओके, सो इन दिस केस क्या होगा कि cos थीटा अगर मैंने कर दिया तो हम डिवाइड कर सकते हैं और हम रिटर्न करें तो फिर वहीं जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं भाई, अगर cos थीटा कट है तो यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब इस cos थीटा और इधर cos थीटा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मुझे ऊपर मैंने cos थीटा किया, नीचे भी cos थीटा करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर ऐसा कर क्यों रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मुझे ये वाला रिलेशन पैदा करना है, ये रिलेशन लेकर आना है कि अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लूँ तो मेरा कुछ ना कुछ काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ दौड़ रही थी, मुझे ये रिलेशन लेकर आना था। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो मुझे पता था, मुझे लेकर आना था, इसलिए मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि 3 एक फ्रैक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वैल्यू
यहाँ पे एलसीएम जो आता है वो कॉस थीटा आता है। तो अगर मैं इसे फिर से तोड़ूँ तो ये क्या होगा, साइन थीटा के साथ एक कॉस चला जाएगा और यहाँ प्लस साइन होगा, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा के साथ एक कॉस चला जाएगा अपॉन सेम थिंग देखो 3 साइन थीटा के साथ एक कॉस थीटा चला जाएगा, साथ ही साथ 2 कॉस थीटा के साथ एक कॉस चला जाएगा। ओके, सो कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और कॉस से कॉस कैंसिल का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे वैल्यू 0 हो जा रही, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में एकदम लाइएगा भी नहीं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 3 ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं टैन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू हुई 1, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 टैन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा माइनस 2। टैन थीटा की वैल्यू क्या थी, पुट करते हैं। ओके, टैन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2। सो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2। कटने पे वैल्यू क्या आ गई 3। सो जो 3 साइन थीटा ये जो वैल्यू थी इसका रिजल्ट क्या आता है 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। ओके, सो बात करते थे कि ट्रायंगल ए बी सी मुझे दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, मुझे राइट एंगल बी पे लेना है, सो मैंने यहाँ पे राइट एंगल लिया। साथ ही साथ उसने कहा कि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और सिर्फ आपको सिर्फ वन साइड दिया है, मतलब आपको एक बेस दे रहा है पर बाकी 2 साइड की वैल्यू नहीं दे रहा है, तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। बट ये जो प्रॉब्लम होने वाली है, साथ ही साथ उसने एक हिंट दे दिया कि चलो ठीक है, अगर आपने ये साइड आप 7 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड्स के बीच में क्या किया है उसने उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। ए सी माइनस बी सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों साइड के बीच का जो डिफरेंस होगा, सपोज करो हो सकता है कि ये 8 सेंटीमीटर हो और ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर ही हो, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर। मे बी ये भी हो सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो उसने डिफरेंस के फॉर्म में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कोई तो वैल्यू उसने दिया है, ऐसा तो नहीं कि उसने वैल्यू नहीं दी, तो कम से कम कोई तो वैल्यू उसने दी है। तो चलो एक काम करते हैं कि अगर हमें भी पता है आपको भी पता है कि मैंने क्या बोला था कि ये जो साइड होती है सबसे बड़ी वाली साइड होती है, इसका मतलब ये जब बड़ा होगा तो ऑलरेडी ये अपने आप छोटा होगा, तो हमेशा इससे वैल्यू इसकी कम आएगी, वो भी कितना कम आएगी 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कम होगा, इसका मतलब x माइनस 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे x सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये कितना इसका डिफरेंस आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं AC को x लेता हूँ तो BC अपने आप क्या आएगा, क्योंकि ये BC यहाँ आएगा, और ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देख लो कि अगर आप हाइपोटेन्यूज को, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो याद रखना कि अगर AC को मैं x सपोज करता हूँ, लेट इक्वल टू x, देन AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसने खुद ही कहा। सो AC की वैल्यू अगर x है तो माइनस BC की वैल्यू व्हाट, तो BC इक्वल टू क्या होगा, BC इधर जाएगा, ये इधर आएगा, BC इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है यार, नहीं समझ में आता है, चलो ठीक है, इसे आप इधर माइनस BC इक्वल टू क्या होगा माइनस BC इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x होगा, BC का भी निगेटिव नहीं हो सकता, सो क्या करेंगे कि इसमें से हम निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, देन BC इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1। ये एक फॉर्म है, देख लो भाई, जैसे आप समझना चाहो। और अगर वर्बल करना चाहो तो वेरी सिंपल कि भाई AC माइनस BC, भाई अगर ये x होगा तो इससे 1 सेंटीमीटर छोटा होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट की बात है कि x अगर ये होगा तो x माइनस 1 होगा, अगर ये 6 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 0 है तो 0 होगा ना। वेरी गुड, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक को तो ठीक था।
अब इसके आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में ये चीज़ तो उसने समझा दी कि चलो ठीक है सर, एक काम करो, आपने ऐसे से लिखा, चलो समझ में आ गया। बट इसके आगे क्या, इसके आगे ये है कि सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और जो मुझे इन दोनों की वैल्यू किसी तरह पता करनी है। अब किसी तरह क्या, चप्पर फाड़ के तो आएगा नहीं, बस मुझे अपनी मेहनत करनी होगी थोड़ी सी कि भाई बाबा को याद करते हैं और थ्योरम पे आते हैं। बाबा को याद करके हम थ्योरम पे आते हैं, और हमें क्या क्या पता चला है ज़रा उसको एक बार सर्कल कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अंडरलाइन मैंने कर लिया, इनको भी अंडरलाइन कर लिया, और ये साहब तो ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन में है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, सो ए सी का स्क्वायर क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर कहता है कि भाई मैं एक्स का स्क्वायर बन जाता हूँ। ए बी कहता है कि भाई ठीक है मैं 7 हूँ तो 7 का स्क्वायर बनता हूँ। बी सी कहता है मैं x-1 से ही खुश हूँ। ओके, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस, अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x। अब ये कैसे हुआ, काफ़ी लोगों के दिमाग में दौड़ रहा होगा। तो ये ऐसे हुआ कि x-1 को के होल स्क्वायर को मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे दिया है। ओके, सो बात करते हैं, ये तो हो गया। बोथ साइड मेरे पास एक्स एक्स है, अगर ये एक्स इधर आएगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से काट दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी बात तो ज़रूर पता होगी कि अगर बोथ साइड सेम साइन में अगर वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्ट इसे काट सकते हो। एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब जो मेरे पास बच रहा है वो क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो टोटल वैल्यू हो जाती है 50, और माइनस 2x है, तो मैं चाहूँगा कि इसे पॉजिटिव बना लिया जाए। इधर आएगा अपने इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2x, और ये यहीं रहने दो क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया 50, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। देन x इक्वल टू क्या आएगा, 25, तो x माइनस 1 जो होगा वो कितना आएगा, 24। क्लियर है, ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू ये 24। अब बात करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 24। ओके, तो ये जो वैल्यू थी, जो हाइपोटेनस था वो 25 था, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 24, और ये वैल्यू जो है 25। ओके, सो आते हैं, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड, सो साइन सी इक्वल टू, ओके, तो सी कहाँ पे है, यहाँ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको एक मौका मिला है कि आपको कोई क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको कहाँ से लेना है, ठीक है, आपको यहाँ से लेना है साइन सी। तो हमेशा याद रखो, जब इधर से इधर चलेंगे तो इस फॉर्म में ये मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, ये जो है वो उसका बेस बन जाएगा, और इधर उसका हाइपोटेनस अपना नहीं चेंज होता है। तो साइन सी जो है, जो साइन सी है ये परपेंडिकुलर है, तो साइन सी इक्वल टू होगा ए बी अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, अपॉन ए सी। ओके, सो वैल्यू हो जाएगी 7/25। सेम केस कॉस सी के लिए है, कॉस इक्वल टू व्हाट, तो कॉस सी इक्वल टू हुआ बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 24/25। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझने के लिए आसान तरीका है कि जब हम, ये मेरे लिए थीटा बन गया, ये मेरे लिए सी जो है एंगल बन गया, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये मेरा बेस बन जाएगा, और ये मेरे लिए हाइपोटेनस का काम करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन था, इफ साइन इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/3। अगर यहाँ पे बात करें हम tan थीटा इक्वल टू 1/3 की, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि तब भी सो दैट देगा,
तो इसका मतलब क्या है कि हमें रिजल्ट पता है, हमें tan थीटा की वैल्यू 1/3 लानी है। सबसे आसान काम है, tan थीटा की वैल्यू 1/3 लानी है, 1/√3 लानी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम tan थीटा या का यूज़ करके डायरेक्ट नहीं लाना, हमें ये फॉर्म पूरा लाना है, ठीक है। और यूज़ इसका करना है, हमें यूज़ ये करना है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहता तो हमें याद है कि 1 हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे 7 दे रहा है या 3 दे रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम स्पेशल टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, इसमें कुछ ऐसा चेंजेस कर पाएँ कि जिससे हमारे काम क्या हो जाए, थोड़े से आसान हो जाए, थोड़े से आसान हो जाए और हम क्वेश्चन कर पाएँ और अपने आइडेंटिटी को भी सॉल्व कर पाएँ। हम अपनी आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। सॉल्व करना यहाँ पे गलत मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बट यहाँ मैंने बोलना चाहिए मुझे कि हम इसका यूज़ कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे हम लेकर आते हैं कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। सबसे पहले मैंने इसे यूज़ किया यहाँ पे 4। अगर मैं इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को, अगर मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, अगेन 4 साइन स्क्वायर थीटा यही रहने दो, और अगर आप इस 3 को कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे ही रहेगा, प्लस 3 यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू 4। क्यों यहाँ पे 1 हुआ? क्योंकि मुझे पता था कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या यूज़ करेंगे? 1। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 = 3 और 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। वैल्यू होगी 1, देन 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। हमने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ओके, और इसके बाद अगर हम आगे करते हैं कि हम अगर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो अगर हम चाहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें ऑलरेडी पता है। और अगर हम इसे ही लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखते हैं तो हम गलत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो कोई भी गलत हम नहीं है। अभी क्या करना होगा? सिर्फ 1 माइनस इसी फॉर्म में 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पे क्या पुट करेंगे? 1/4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 अपॉन, ओके, यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1/4, तो ये 1/4 रखते हैं, ये 1/4 होगा। और जब ये कैलकुलेट करेगा तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 अपॉन 4। वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। ओके, अब बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा की। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो 1/4 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/4 होगी। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1/3। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन tan थीटा इक्वल टू 1/√3, जो कि आपको निकालना था। अगर मेरे फेवरेट क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेरा बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सारे मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें से एक ये भी है कि
जहाँ पे मुझे वेरिएबल्स दिए रहते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। एक्चुअली क्या है कि वेरिएबल्स में कोई चीज़ पता नहीं होती, आपको वैल्यू निकालना होता है, और जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती उसे निकालना होता है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब सब एक सरप्राइज़ की तरह आपके लिए कि चलो ठीक है यार, पता ही नहीं है सरप्राइज़ क्या है, और आपको एक बैक मिल जाए तो आप खुश हो जाते हो। वैसे ही वेरिएबल के साथ होता है। तो tan थीटा जो है हमारा tan थीटा इक्वल टू a/b, ये आपको गिवन है। एंड सो दैट, और यहाँ तो सरप्राइज़ भी मत कहो, यहाँ तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि तुम्हें यही लेकर आना है, ये उठाना है और ये लाना है, ठीक है, और इसका यूज़ करना है। tan थीटा इक्वल टू 1/b का यूज़ करना है और तुम्हें ये लिखना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी कुछ टाइम पहले लगवाया था, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था जहाँ पे मैंने करवाया था। यहाँ पे मैंने a/b की जगह पे मैंने 3/5 एक वैल्यू रखा था, और सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन किया था। इसका मतलब कि कैलकुलेट करके ये चीज़ आ जाती है। तो मुझे वही प्रोसेस फिर से अगेन यूज़ करना है। बड़ा ही आसान सा है कि सिंपल सा था। मुझे करना क्या था कि अगर हम साइन साइन कॉस ये जो हमारा दिया है इसे हम tan के फॉर्म में लेकर जाएं तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। सो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन, अगर मैं कॉस थीटा कर दूं, ओके, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं, ओके। और सेम थिंग अगर मैं यही चीज़ उठाकर, मैंने LHS लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैंने देयरफॉर लगा दिया है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं कर कह रहा हूँ कि a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ओके, और b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर ये हम कर लें, सेम थिंग अगर मैं यहाँ करता हूँ a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर ऐसा कर लें तो ये आएगा a tan थीटा माइनस b, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा a tan थीटा प्लस b। tan की वैल्यू पुट करते हैं, a इंटू यहाँ पे आएगा a/b माइनस b, यहाँ पे आएगा a इंटू a/b प्लस b। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ये जो b होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा तो ये होगा b स्क्वायर अपॉन b, और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, b से b कैंसिल हो गया। सो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, RHS।